नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। हम इससे पहले वाले वीडियो में क्रिया और उसके भेद, कर्म के आधार पर, संरचना के आधार पर, काल के आधार पर, इनमें से कर्म के आधार पर पढ़ चुके थे और संरचना के आधार पर भी संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, इनका अध्ययन कर चुके थे। आज हम पढ़ेंगे कृदंत क्रिया के बारे में, है ना। ये भी क्रिया का ही एक भेद है और जो हमने प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया वगैरह पढ़ी थी, उसी में से एक बचा हुआ भेद है कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया संरचना के आधार पर क्रिया शब्दों में जुड़ने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। क्रिया शब्दों में जो प्रत्यय जुड़ते हैं, प्रत्यय किसे कहते हैं? किसी भी शब्द के पीछे या किसी शब्द के बाद में जुड़ने वाला शब्दांश प्रत्यय कहलाता है, जिससे उस शब्द का रूप और अर्थ दोनों ही बदल जाते हैं। तो क्रिया शब्दों में जुड़ने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं और कृत प्रत्ययों के योग से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। मतलब प्रत्यय जुड़ करके जो शब्द बनते हैं उन्हें कृदंत शब्द कहते हैं। क्रिया शब्दों के अंत में प्रत्यय योग से बनी क्रिया कृदंत क्रिया कहलाती है। तो कृदंत क्रिया क्या हुई? क्रिया शब्दों में प्रत्यय जुड़ने से जो शब्द बनते हैं वे कृदंत क्रिया शब्द कहलाते हैं और उसी को कृदंत क्रिया कहते हैं। क्रिया जैसे चल, ये धातु है, ये शब्द है, इसमें ना प्रत्यय लगा चलना, ता प्रत्यय लगा चलता, कर प्रत्यय लगा चल कर, तो ये जो क्रिया हुई ये कृदंत क्रिया कहलाएगी। लिख शब्द में या लिख क्रिया में ना प्रत्यय लगा तो लिखना, ता प्रत्यय लगा तो लिखता और लिख कर प्रत्यय लगा तो बना लिख कर। तो इस तरह से ये कृदंत शब्द हुए, कृदंत क्रिया शब्द हुए। ठीक है, समझ में आगे बात? एकदम सरल ही है। बस ये क्रिया जो है वह प्रत्यय लग करके, धातु में प्रत्यय लग करके क्रिया शब्दों का निर्माण होता है। अब तीसरा भेद है काल के आधार पर क्रिया के भेद। जिस काल में क्रिया संपन्न होती है उसके अनुसार क्रिया के तीन भेद है ना। जिस काल में, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, जिस काल में वो क्रिया संपन्न हो रही है उसके अनुसार क्रिया के तीन भेद होते हैं। भूतकालिक क्रिया, तो क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा बीते समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है। मतलब वाक्य में क्रिया का जो शब्द होता है उसका वह रूप होता है कि जिसके द्वारा बीते हुए समय में कार्य के संपन्न होने का, कार्य या क्रिया कब हुई? बीते हुए समय में, इसका बोध होता है, तब वह भूतकालिक क्रिया कहलाती है। वाक्य देखिए, जैसे वह विदेश चला गया, तो वह विदेश चला गया, चला गया, इसका तो इसमें कौन सी क्रिया हुई? जाने की क्रिया कब हुई? गया, चला गया। गया शब्द से लगता है या क्रिया शब्द इस बात का बोध कराता है, चला गया शब्द इस बात का बोध कराता है कि ये क्रिया या उसके जाने की जो घटना है घट चुकी है, हो चुकी है, पहले हो चुकी है। तो इसलिए भूतकालिक क्रिया हुई, चला गया। उसने बहुत मधुर गीत गाया, कोई गीत गा चुका है उसके बाद हम कहते हैं कि उसने बहुत मधुर गीत गाया, तो ये जो क्रिया शब्द है गीत गाया, गाया मतलब वह गा चुका है। ये गाने की जो क्रिया है वह भूतकाल में हो चुकी है, पहले हो चुकी है। समझ गई बात? तो भूतकालिक क्रिया में क्रिया के शब्दों से हमें उसके पहले हो जाने की या घट चुकने की क्रिया का बोध होता है। अगला है वर्तमान कालिक क्रिया। क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है कि वर्तमान समय में वह कार्य हो रहा है। क्रिया शब्द से ऐसा ज्ञात होता है, वह क्रिया वर्तमान कालिक क्रिया कहलाती है। जैसे गीता हॉकी खेल रही है, विमल पुस्तक पढ़ रहा है, इसका मतलब है कि गीता अभी हॉकी खेल रही है, ये वर्तमान काल में उसका खेल जारी है। विमल पुस्तक पढ़ रहा है तो वह अभी पढ़ाई कर रहा है, अभी इस समय वह पढ़ रहा है, ये वर्तमान काल की क्रिया हुई। और अगर इसे कहते विमल पुस्तक पढ़ चुका या गीता हॉकी खेलकर घर चली गई या हॉकी खेल चुकी, तो ये हो जाती भूतकालिक क्रिया। ठीक है। तीसरा भेद है भविष्यकालिक क्रिया। क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा आने वाले समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है। आने वाले समय में, कल हो चुका वह भूतकालिक क्रिया, अभी हो रहा है वह वर्तमान कालिक क्रिया, और कल होगा, आने वाले समय में ये क्रिया संपादित होगी या क्रिया की जाएगी, ऐसा बोध जिस शब्द से होता है, क्रिया के जिस रूप से होता है, वह भविष्यकालिक क्रिया कहलाती है। यानी क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा आने वाले समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है, भविष्यकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे गार्गी छुट्टियों में कश्मीर जाएगी, जब छुट्टियां होंगी तब वह कश्मीर जाएगी, तो ये कार्य
या यह क्रिया भविष्य काल में होने वाली है। दिनेश निबंध प्रतियोगिता में भाग लेगा, अभी वह तैयारी कर रहा है और जब प्रतियोगिता होगी तो उसमें भाग लेगा, तो यह भविष्य काल की क्रिया हुई। तो आई बात समझ में आपको? काल के आधार पर 3 प्रकार की क्रियाएं, संरचना के आधार पर और कर्म के आधार पर, इस तरह से क्रिया के भेद संपन्न हुए। अब हम पढ़ेंगे विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? किसी भी शब्द की विशेषता बताने वाला जो शब्द होता है, किसी भी शब्द की विशेषता बताने वाला जो शब्द होता है वह विशेषण कहलाता है। संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाला शब्द ही विशेषण कहलाता है। वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम होते हैं, उनकी विशेषता बताने वाला शब्द वह विशेषण कहलाता है। विशेषण के प्रयोग से व्यक्ति और वस्तु का यथार्थ स्वरूप तो प्रकट होता ही है, साथ ही भाषा की प्रभावशीलता भी बढ़ जाती है। कैसे, वह अभी हम विशेषण के उदाहरण देखेंगे, उससे आपको समझ में आएगा कि विशेषण का प्रयोग जब वाक्य में किया जाता है तो उससे उस जिस व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है या वस्तु की विशेषता बताई जा रही है उसका यथार्थ स्वरूप, वास्तविक स्वरूप हमारे सामने आ जाता है और साथ ही भाषा भी प्रभावशाली हो जाती है ना। जो भाव होता है उसका, जो बात होती है वो और ज़्यादा प्रभावी हो जाती है। इसको कैसे परिभाषित करेंगे हम? ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं विशेषण कहलाते हैं, और विशेषण जिस शब्द की विशेषता बतलाता है वह शब्द विशेष्य कहलाता है। मतलब जो शब्द विशेषता बताता है वह तो विशेषण होता है, और जिसकी विशेषता बताई जा रही जिस व्यक्ति या वस्तु की, वह शब्द विशेष्य कहलाता है। जैसे नीला आकाश, तो इसमें नीला आकाश की विशेषता की भी, आकाश का रंग नीला है, आकाश संज्ञा है ना, और इसकी विशेषता होगी नीला, तो ये नीला तो हो गया विशेषण, और आकाश जो शब्द है जिसकी विशेषता बताई जा रही है वह कहलाता है विशेष्य। तो विशेष्य और विशेषण दोनों शब्द साथ में आते हैं, तो आप पहचानिए कि जो विशेषता बताने वाला शब्द है वह है विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जा रही है वह है विशेष्य। दूसरा उदाहरण जैसे छोटी पुस्तक, तो इसमें पुस्तक की विशेषता है कि वह छोटी है और पुस्तक की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए यह हो गया विशेष्य, और उसकी विशेषता है कि वह छोटी है, वह हो गया विशेषण। भला व्यक्ति, भला व्यक्ति में भला हो गया विशेषण, और व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है कि वह भला है, तो व्यक्ति हो गया विशेष्य। तो इस तरह से इन तीनों शब्दों में नीला, छोटी और भला शब्द विशेषण है, और आकाश, पुस्तक और व्यक्ति विशेष्य हैं। मेरे ख्याल से बिल्कुल समझ में आ गई होगी बात, एकदम सरल है। व्याकरण में सभी बहुत सरल है, बस थोड़ा सा हमें समझने की कोशिश करनी पड़ती है कि हम उसे समझ लें पूरे दिल से, पूरा ध्यान लगा करके, एकाग्रता से, और अगर हमें वो समझ में आ जाती है तो व्याकरण कतई मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब पढ़ेंगे विशेषण के प्रकार। विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर भी एक सारणी सी बनी हुई है, चित्र है ना, बना हुआ है चार्ट की विशेषण के भेद। गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, चौथा संकेतवाचक विशेषण, और 5वां है व्यक्तिवाचक विशेषण। तो इस तरह से विशेषण 5 प्रकार के हो गए। पहला है गुणवाचक, ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव अथवा दशा का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। वाक्य में जब संज्ञा या सर्वनाम के गुण, उनके दोष, उनके रूप, रंग, आकार, स्वभाव और दशा का जिस शब्द से ज्ञान होता है वह गुणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे पुराना कमीज़ है ना, तो यह कमीज़ तो है संज्ञा, कमीज़, और कमीज़ कैसी है, उसका कोई गुण है या दोष है, तो उसका जो दोष है पुराना की वह पुरानी है, नई नहीं है वो पुरानी है कमीज़, तो ये भी उसका गुणवाचक विशेषण कहलाया जाएगा, है ना। यूँ नहीं कि वो दोषवाचक या रूपवाचक, रंगवाचक, ऐसे नहीं, वो सब गुण के रूप में आ जाते हैं। तो कमीज़ पुरानी है तो यहाँ पुराना शब्द हो गया गुणवाचक विशेषण, और कमीज़ हो गया विशेष्य। काला कुत्ता, तो कुत्ता कौन से रंग का है, काले रंग का है, तो ये जो काला रंग है वह हो गया गुणवाचक विशेषण, और कुत्ता हो गया विशेष्य। मीठा आम, आम मीठा है, तो मीठा शब्द जो है वह गुणवाचक विशेषण हो गया है, और आम हो गया विशेष्य। इस तरह से गुणवाचक शब्द से, गुणवाचक जो विशेषण होता है उससे उस वस्तु या व्यक्ति की गुण, दोष आदि का पता चलता है। दूसरा भेद है संख्यावाचक विशेषण, ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्या, क्रम या गणना का बोध कराते हैं। मतलब संज्ञा या सर्वनाम की संख्या, जो संख्या होती है वह निश्चित है या अनिश्चित है। इस आधार पर संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। तो संख्या में संख्या भी आ सकती है, क्रम या गणना भी आ सकती है उस शब्द से, तो वह शब्द संख्यावाचक विशेषण शब्द कहलाते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। तो निश्चित संख्यावाचक में ऐसे शब्द आएंगे जैसे 1,
एक लड़की या एक लड़का या एक घर, है ना। तो वो एक जो है घर, लड़का या लड़की की का विशेषण हो गया, और वह संख्यावाचक भी वह 1 है या 10 है या 4 है या 6 है। कोई भी वस्तु या व्यक्ति की जब संख्या बताई जाती है निश्चित रूप में, निश्चित संख्या 1 2 3 4 5 10 50, तो वह हो गया संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक। फिर दूसरा भी एक निश्चित हो जाता है ना, भी दूसरे नंबर पे या दूसरा स्थान आया है, या वह दूसरा लड़का है, या तीनों व्यक्ति आ जाओ, तीनों लड़के आ जाओ, या चौगुना, है ना, ये तो चौगुनी संख्या होगी, या इस संख्या का चौगुना कर दो, तो ये एकदम निश्चित होगी कि चौगुना करना है, तो वो भी चौगुना हमें पता है, संख्या है, निश्चित है, तो ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। ऐसे शब्द जहाँ एक, दूसरा, तीनों, चौगुना ये शब्द आते हैं जिस विशेष्य के आगे, तो वह हो जाता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और जब संख्या निश्चित नहीं होती है, उसके लिए क्या शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं? कई, कुछ, बहुत, सब। कई लड़कियाँ या कुछ लड़कियाँ या बहुत सारी लड़कियाँ या सब लड़कियाँ, तो यहाँ निश्चित संख्या नहीं है। कई में कई हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, कुछ में 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, बहुत में भी 10 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, बहुत सारी लड़कियाँ आ रही है या बहुत सारे व्यक्ति आ रहे हैं, या सब आ जाओ। अब सब में 25 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, लेकिन इनकी संख्या नहीं बताई गई है निश्चित, बल्कि अनिश्चित संख्या बताई गई है, मतलब उनका कोई निश्चय नहीं है कि कितनी संख्या है। जब ऐसे शब्द प्रयोग में लिए जाते हैं तो उन्हें कहते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अगली बात में समझ में, कई संतरे या कुछ मिठाई या बहुत सारी लड़कियां या सब आदमी या सब व्यक्ति या सब महिलाएं, तो इनमें संख्या का कोई पता नहीं पड़ रहा है, इसलिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। अनिश्चय संख्यावाचक या अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, आगे चलते हैं परिमाणवाचक विशेषण। अब देखिए संख्या और परिमाण, है ना, वो तो संख्या थी निश्चित संख्या, और परिमाण आ जाता है मात्रा। ऐसे शब्द जो किसी वस्तु, पदार्थ या जगह की मात्रा, तौल या माप का बोध कराते हैं, वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। परिमाण माने मात्रा, तो किसी वस्तु या पदार्थ की मात्रा या उसका तोल या उसके माप का जिससे बोध होता है, वे शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इसके भी 2 भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। जैसे संख्यावाचक में भी निश्चित संख्या और अनिश्चित संख्या होती है, वैसे परिमाण में निश्चित और अनिश्चित हो सकता है। तो निश्चित जैसे 2 लीटर दूध, या 5 किलो फल, या 5 किलो सब्जी, या 3 किलो केले, ऐसे, है ना, या 3 मीटर कपड़ा। तो इस तरह से एक निश्चित संख्या, निश्चित परिमाण बताया जा रहा है। 2 लीटर, है ना, 2 लीटर परिमाण, मात्रा, 5 किलो मात्रा, 3 मीटर ये भी मात्रा कपड़े की। तो यहाँ निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हुआ। और अनिश्चित परिमाणवाचक जैसे थोड़ा दूध, या बहुत सारी मिठाई, या कम मात्रा हुई ना उसमें, परिमाण मिठाई की भी और दूध की भी, और कम सब्जी या ज़्यादा कपड़ा, या कम कपड़ा या ज़्यादा सब्जी। मात्रा नहीं है पूरी उसकी कि भी आधा किलो की 3 पाव, या 1 किलो, या 1 पाव, या आधा किलो, है ना, तो वह हो जाती है वो परिमाणवाचक। और परिमाणवाचक में भी अनिश्चित परिमाणवाचक। तो आप संख्या और परिमाण का ध्यान रखें। जब कभी उदाहरण देकर के पूछा जाए कि भैया कौन सा विशेषण है, तो आपको ध्यान रखना है कि जब संख्या, जो चीज़ संख्या में गिनी जा सकती है वहाँ संख्यावाचक विशेषण होता है, और जहाँ संख्या नहीं, माप, तोल, वजन होता है, परिमाण होता है, वहाँ परिमाणवाचक विशेषण होता है ना। वो ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, नहीं तो हम कई बार भ्रमित होकर के संख्यावाचक और परिमाणवाचक को मिला देते हैं। चौथा है संकेतवाचक। ऐसे शब्द जो सर्वनाम है लेकिन वाक्य में विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं, अर्थात संज्ञा की विशेषता प्रकट कर रहे हैं, वे संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। मतलब सर्वनाम शब्द तो वे सर्वनाम होते हैं, लेकिन जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो वो विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं, यानी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट कर रहे होते हैं संख्या की, तो वे संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। आपको उदाहरण से समझ में आएगा, क्योंकि मूल रूप में ये सर्वनाम है इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण भी कहलाते हैं। मतलब सार्वनामिक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण एक ही चीज़ होते हैं। जिसे आप संकेतवाचक कह सकते हो उसे सार्वनामिक भी कह सकते हो, क्योंकि वे होते सर्वनाम ही हैं, लेकिन वाक्य में वे विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त होते हैं। जैसे इस गेंद को मत फेंको, तो इस शब्द सर्वनाम है, लेकिन इसी गेंद के लिए पर्टिकुलर कहा जा रहा है, पर्टिकुलर कि इस गेंद को मत फेंको, तो मतलब इस गेंद की विशेषता हो कि इस वाली गेंद को आपको नहीं फेंकना है, उस पुस्तक को पढ़ो, तो ये संकेत कर रहा है, इस गेंद की तरफ संकेत कर रहा है, उस पुस्तक तो उस पुस्तक की तरफ संकेत कर रहा है। तो हम सीधे सीधे आप संकेतवाचक सर्वनाम, संकेतवाचक विशेषण भी कह सकते हैं, लेकिन चूंकि ये सार्वनामिक शब्द भी हैं, सार्वनामिक शब्द
शब्द भी हैं, सर्वनाम शब्द भी हैं, इसलिए इन्हें सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। और आप सरलता के लिए आप संकेतवाचक ही दिमाग में रखिए, क्योंकि इससे आपको एकदम सरलता से पहचान जाएंगे। सर्वनाम के चक्कर में पड़ेंगे तो शायद आप गड़बड़ कर सकते हैं, इसलिए संकेतवाचक ही ध्यान रखिए। इस गेंद को मत फेंको, उस पुस्तक को पढ़ो, कोई सज्जन आए हैं। इन वाक्यों में इस, उस तथा कोई शब्द सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण है। संकेत किया जा रहा है, वे आ रहे हैं या कोई जा रहा है। आगे बात समझ में? तो इन्हें संकेतवाचक और सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अंतिम है व्यक्तिवाचक विशेषण। ऐसे शब्द जो मूल रूप से व्यक्तिवाचक संज्ञा है लेकिन वाक्य में विशेषण का कार्य कर रहे हैं। जैसे सर्वनाम शब्द भी विशेषण का कार्य कर रहे थे संकेतवाचक विशेषण में, वैसे यहाँ संज्ञा शब्द जो व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द होते हैं वे भी जब वाक्य में विशेषण का कार्य कर रहे होते हैं तो उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। यद्यपि ये स्वयं संज्ञा शब्द हैं किंतु वाक्य में अन्य संज्ञा शब्द की ही विशेषता बता रहे हैं। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं लेकिन ये विशेषता के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे हमने पढ़ा था ना संज्ञा में, व्यक्तिवाचक संज्ञा में कई संतरे, केवल एक संतरा बोला तो वो सभी संतरों का द्योतक हुए, भी सभी प्रकार के संतरे उसमें आ गए, वो जातिवाचक संज्ञा होगी। और जब हमने कह दिया नागपुरी संतरा तो वह हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ऐसे ही जैसे यहाँ बनारसी साड़ी, केवल साड़ी बोलेंगे तो वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, लेकिन बनारसी बोलेंगे तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा भी होगी और साड़ी की विशेषता भी होगी कि वह साड़ी बनारसी है। काश्मीरी सेब, सेब सभी प्रकार के हो सकते हैं, सभी प्रांतों में मिलते हैं या जहाँ भी उगाए जा सकते हैं, लेकिन काश्मीरी सेब काश्मीर के सेब के लिए कहा जाएगा काश्मीरी सेब। तो इस सेब की विशेषता है कि ये कश्मीर में उत्पन्न हुआ है, कश्मीर से पैदा होकर के आया है, तो ये हुआ काश्मीरी सेब। तो ये काश्मीरी जो शब्द है ये उसका विशेषण हो गया। बीकानेरी भुजिया, तो भुजिया और भी कई जगह की प्रसिद्ध हो सकती है, लेकिन जब किसी भुजिया के लिए कहा जाता है कि ये बीकानेरी भुजिया है तो वह उसकी विशेषण मतलब विशेषता बताने वाला हो गया शब्द, इसलिए यह व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाएगा। जैसे नीलम ने बनारसी साड़ी पहनी है, साड़ी तो पहनी है लेकिन वह है बनारसी, तो ये बनारसी उस साड़ी की विशेषता हो गई, है ना। तो बनारसी साड़ी यहाँ व्यक्तिवाचक विशेषण हो गया। कमल को बीकानेरी भुजिया बहुत पसंद है। भुजिया यानी नमकीन, सेव सबको पसंद होती है, सभी तरह की पसंद होती है कि लेकिन किसी को केवल बीकानेरी भुजिया पसंद है, तो यहाँ व्यक्तिवाचक विशेषण हो गया कि भुजिया बीकानेरी है। तो इनमें बनारसी, कश्मीरी एवं बीकानेरी ऐसे ही संज्ञा शब्द हैं जो यहाँ विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। ठीक है, तो आपको विशेषण के भेद समझ में आ गए होंगे। आप जब भी पढ़ते हैं गद्य वगैरह कुछ भी, तो आप इन सब चीज़ों को समझते हुए मतलब अब जब आपने पढ़ लिए व्याकरण में ये चीज़ें, क्रिया, संज्ञा और सर्वनाम, तो उन शब्दों को थोड़ा सा अपना उस नज़र से पढ़ते हुए और समझते हुए चलिए, तो आपको ये चीज़ें हमेशा याद रहेगी और आदत में हो जाएगा कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण वगैरह को पहचानना, क्रिया वगैरह को आपको आदत में हो जाएगा, आपको अलग से सोचना नहीं पड़ेगा, है ना। तो जब भी आप पढ़ते हैं, जैसे हम कविताएं पढ़ते हैं तो अलंकारों को हम वहीं समझते हुए चलते हैं, तो हमें अलंकारों को अलग से याद नहीं रखना पड़ता, समझे हुए होते हैं तो हमें समझ में आ जाता है। ऐसे ही जब आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई है तो आप जब भी गद्य पाठ, निबंध या कहानी कुछ भी पढ़ रहे होते हैं और इस टाइप के शब्द आते हैं, क्रिया शब्द, विशेषण शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, तो थोड़ा उनको भी टटोल लिया कीजिए, है ना। तो व्याकरण आपके लिए बहुत सरल हो जाएगी। अब पढ़ते हैं हम प्रविशेषण। विशेषण तो विशेषता बताते हैं और प्रविशेषण विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बतलाते हैं प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे वह बहुत परिश्रमी है, वह परिश्रमी है, यह तो उसकी विशेषता है, लेकिन परिश्रमी भी कैसा, बहुत परिश्रमी है, कठोर परिश्रमी है, तो ये उसकी विशेषण की भी विशेषता बताने वाला शब्द हो गया बहुत या कठोर, तो ये प्रविशेषण हो गया। शीला अति विनम्र लड़की है, वह विनम्र तो है लेकिन विनम्रता भी कितनी, अति, बहुत ज़्यादा विनम्र है, तो ये अति जो है विनम्र विशेषण का प्रविशेषण शब्द हो गया कि अति विनम्र लड़की है, तो यह प्रविशेषण शब्द हो गए। इन दोनों वाक्यों में परिश्रमी और विनम्र विशेषण है तथा बहुत और अति प्रविशेषण है, क्योंकि वे विशेषण की भी विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, अब ये और पढ़ लेते हैं कि विशेषण की रचना कैसे होती है। कुछ शब्द तो मूल रूप में विशेषण ही होते हैं, कुछ शब्द तो अपने आप में विशेषण ही होते हैं, लेकिन कुछ संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या अव्ययी शब्दों के साथ, है ना, किंतु कुछ संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या अव्ययी शब्दों के साथ प्रत्यय जोड़कर विशेषण शब्द बनाए जाते हैं। इन शब्दों के साथ, संज्ञा शब्दों के साथ, सर्वनाम शब्दों के साथ, क्रिया शब्दों के साथ और अव्ययी या अविकारी शब्दों के साथ प्रत्यय जोड़ दिए जाते हैं, तो उनसे भी विशेषण बन जाते हैं। जैसे संज्ञा में विशेषण, संज्ञा मतलब संज्ञा शब्द और उसमें प्रत्यय जोड़ करके जो बनेगा वह भी विशेषण होगा। जैसे रंग प्लस इन,
है ना। रंग ये कौन सी संज्ञा हुई, भाववाचक संज्ञा हुई, और इसमें इन प्रत्यय लग गया तो बन गया रंगीन। राष्ट्र, इसमें ईय प्रत्यय लग गया तो बन गया राष्ट्रीय। स्वर्ण, इसमें इम प्रत्यय लग गया तो बन गया स्वर्णिम। बनारस में ई प्रत्यय लगा तो बन गया बनारसी। जयपुर में इया प्रत्यय लगा तो बन गया जयपुरिया। तो इस तरह से ये विशेषण हो गए, और ये संज्ञा शब्दों में विशेषण प्रत्यय लग करके बने हैं। संज्ञा शब्दों में प्रत्यय लगाकर इन विशेषणों की रचना की गई है, और वो संज्ञा भी व्यक्तिवाचक, भाववाचक, सभी जातिवाचक सभी संज्ञा इसमें हो गई है। ठीक है। अब सर्वनाम शब्दों में मैं, उसमें एरा प्रत्यय लगा तो बन गया मेरा। तुम, उसमें हारा प्रत्यय लगा तो बन गया तुम्हारा। अब हम इन सब शब्दों से परिचित हैं, मेरा से, तुम्हारा से, रंगीन से, राष्ट्रीय से, स्वर्णिम से, बनारसी से, जयपुरिया से। लेकिन आपने कभी इनकी रचना की तरफ ध्यान दिया ही नहीं होगा कि ये शब्द कैसे बना है। तो अब आप ये समझ लीजिए कि ये शब्द प्रत्यय लगा करके बने हैं, और संज्ञा शब्द है, सर्वनाम शब्द है, इनमें प्रत्यय लगा करके विशेषण बने हैं। तो इससे आपको प्रत्यय की भी जानकारी हो रही है, संज्ञा और सर्वनाम की भी जानकारी हो रही है, और विशेषण शब्दों की भी जानकारी हो रही है। हर टॉपिक जो ये है व्याकरण का, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं। बस आप थोड़ा सा ध्यान से और रुचि से पढ़िए तो आपको बड़ा ही आनंद आएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। क्रिया से विशेषण, अब जो क्रिया शब्द होते हैं, वंदन है ना, वंदन करना, प्रणाम करना, उसमें ईय प्रत्यय लगा तो बन गया वंदनीय। लूट, ये भी क्रिया हुई लूटना, और इसमें एरा प्रत्यय लग गया, ना नहीं एरा प्रत्यय लगा तो ये बन गया लुटेरा। तो ये भी हो गया विशेषण। झगड़ है ना, झगड़ना, ना प्रत्यय तो हटा दिया, और अब इसमें आलू प्रत्यय लग गया तो बन गया झगड़ालू। वंदना में से आ प्रत्यय हटाया तो वंदन, और ई लगा तो वंदनीय। लूट में एरा प्रत्यय लगा तो लुटेरा, और झगड़ में आलू प्रत्यय लगा तो झगड़ालू। तो ये क्रिया से विशेषण बन गए। ऐसे अव्यय यानी विकारी शब्द, अविकारी शब्द, बाहर में ई प्रत्यय लगा तो बन गया बाहरी। पीछे पर ला प्रत्यय लग गया तो बन गया पिछला। तो ऐसे विकारी शब्दों से भी प्रत्यय बना करके आप विशेषण बना सकते हैं। ठीक है, आ गया समझ में। आज हम ये इतना ही पढ़ेंगे। क्या पढ़ा भी आपने, एक तो क्रिया का जो बचा हुआ रूप था कृदंत क्रिया, फिर विशेषण, विशेषण के भेद, प्रविशेषण और विशेषण शब्दों की रचना जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय से बनते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी अवश्य टच करें, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊंगी उसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाएगी। धन्यवाद।